बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। और ये जो आपके पास वीडियो की सीरीज़ है, इसमें आपके बुक के अंदर जो चैप्टर 15 है होम्योस्टेसिस के ऊपर, ये उसका पार्ट 1 है। तो उसमें जो टॉपिक्स आप जिस सीक्वेंस के अंदर आपके बुक में हैं, उस सीक्वेंस से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उन टॉपिक्स में से जो पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ईटर टेस्ट, जो आपका एंट्री टेस्ट होता है, उसके अंदर आ सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले हम लोगों ने 5 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की हैं, वो आपके चैप्टर 14 रेस्पिरेशन के बारे में हैं। और उसमें जितने भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रेस्पिरेशन के चैप्टर से हो सकते हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो उसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आज हम लोग होम्योस्टेसिस के ऊपर जाके ये वीडियो का ये पार्ट 1 वीडियो है होम्योस्टेसिस चैप्टर के ऊपर। होम्योस्टेसिस किस चीज़ को कहते हैं? होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी or a cell to seek and maintain a condition of equilibrium, or you can say a stable internal environment. सिंपल मतलब ये है कि आपकी बॉडी या जो आपके सेल्स होते हैं, वो अपना एक स्टेबल जो इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, उसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। क्योंकि आपके पास जो सेल्स होते हैं या जो ह्यूमन की बॉडीज होती हैं या जो और आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक उनका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेट होता है। तो आपकी बॉडी और सेल क्या करते हैं कि वो अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको स्टेबल रखता है एज कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल चेंजेस। बाहर अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ भी रहे हैं, तो जो बॉडी और सेल्स होते हैं वो एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। ये जो आपकी बॉडी या जो सेल्स होते हैं, ये जब स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं, उसके लिए जो सेल्स और या आपकी जो बॉडी होती है, वो फीडबैक कंट्रोल के जो सिस्टम्स होते हैं उसको यूटिलाइज करता है। या जो आपके पास और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं, उसको यूटिलाइज करके आपकी जो सेल्स या आपकी जो बॉडी होती है, वो एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है। अब ये स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? अगर आपके सेल्स या आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं होगा, तो आपकी जो बॉडी होगी वो प्रॉपरली जाके फंक्शन नहीं करेगी। तो होम्योस्टेसिस के थ्रू जब आप लोग इस स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को अटेन कर लेते हैं, उसकी वजह से जो आपके पास सेल्स या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक ऑप्टिमल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अब बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, बाहर अगर टेम्परेचर कम हो, लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। क्योंकि अगर ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखेगी, तो जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है ऑर्गेनिज्म का, वो कैरी ऑन नहीं हो सकेगा। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, कि बाहर अगर गर्मी है या सर्दी है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइक 37 डिग्रीज पे मेंटेन होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का बैलेंस होता है, वो एक दूसरी एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की। तो ये जो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो फ्लूइड का बैलेंस होता है, इसको एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखा जाता है, और उस रेंज को होम्योस्टेटिक रेंज कहा जाता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर या जो फ्लूइड बैलेंस होता है, अगर वो इस होम्योस्टेटिक रेंज से नीचे या ऊपर जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। दूसरे जो वेरिएबल्स आपकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, लाइक जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका जो पीएच होता है, या आपकी बॉडी के अंदर जो आयंस होते हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, जो आपके सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी भी ये इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी ऑन करते हैं। या आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस होम्योस्टेसिस के अंदर, इस होम्योस्टेसिस की वजह से मेंटेन होती हैं। और जब ये मेंटेन होती हैं, तो सेल या बॉडी के अंदर एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बनता है, जिससे ऑर्गेनिज्म ऑप्टिमल फंक्शन कर रहे होते हैं। अभी जब आप लोग होम्योस्टेसिस को देखते हैं, तो चूंकि ये एक मैकेनिज्म होता है, इसलिए इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो आपके पास होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके यूजुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं।
पहला जो कंपोनेंट होता है उसको रिसेप्टर कहा जाता है, सिंपल टर्म्स में आप लोग उसको सेंसर कह सकते हैं। दूसरा जो आपके पास कंपोनेंट होता है उसको कंट्रोल सेंटर या उसको इंटीग्रेटर भी कह सकते हैं। और तीसरा जो फैक्टर होता है, तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसको इफेक्टर कहा जाता है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं इसको समझने के लिए आपकी बुक के अंदर एक सिंपल सी एग्जांपल है और मैं उसी को जाके यूटिलाइज करूँगा ताकि आपको इन तीन कंपोनेंट्स की समझ आ जाए। लैब के अंदर एक इंक्यूबेटर पड़ा होता है। इंक्यूबेटर का काम ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि वही टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर एग्जांपल किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। अभी अगर इस इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है जो आपने सेट किया है उससे नीचे चला जाता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को आप लोगों ने 35 डिग्रीज पे सेट किया है और उसका जो टेम्परेचर है से फॉर एग्जांपल वो 33 डिग्रीज पे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर आपने सेट किया है टेम्परेचर उससे नीचे आ गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि इन इंक्यूबेटर के अंदर जो थर्मोमीटर होता है जो एक्चुअली आपका रिसेप्टर होता है वो इस टेम्परेचर चेंज को जाके डिटेक्ट करता है, और जब वो इस टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है ये इस चेंज इन टेम्परेचर को सिग्नल के तौर पर भेजता है जो थर्मोस्टेट होता है इंक्यूबेटर के अंदर। और ये जो आपका थर्मोस्टेट है ये आपका कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर आप लोग इसको कह सकते हैं। जब आपके इस थर्मोस्टेट को सिग्नल मिलता है, थर्मोस्टेट क्या करता है कि वो जाके जो हीटिंग कॉइल्स होते हैं उनको वो ऑन कर देता है। जो हीटिंग कॉइल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हीट को जनरेट करते हैं। अभी टेम्परेचर चूंकि नीचे आ गया है इसलिए आपकी ये जो हीटिंग कॉइल हैं इनको ऑन होना चाहिए ताकि टेम्परेचर आपका दोबारा जो टेम्परेचर आप लोग चाहते हैं उस तक पहुंच जाए। तो ये जो आपके पास हीटिंग कॉइल्स होते हैं इनको आप लोग इफेक्टर कह सकते हैं। तो ये जो तीन कंपोनेंट होते हैं ये आपको हर एक होम्योस्टेटिक सिस्टम के अंदर जाके मिलेंगे। तो लैब इंक्यूबेटर के अंदर जो थर्मोमीटर होता है वो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, जो आपके पास थर्मोस्टेट होता है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है, और जो हीटिंग कॉइल्स होते हैं वो इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। अभी अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर का सिंपल मतलब ये है कि ये जो हीट के लिए सिग्नल्स होते हैं उनको जाके रिसीव कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई टेम्परेचर चेंज आ रहा है ये उसको जाके डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है वो एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। अभी आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है और आप लोग उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, जिस तरह जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है, वो फॉर एग्जांपल 39 पे चला गया है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑफकोर्स उसको आप लोगों ने फिर कूल करना है। कूलिंग के लिए क्या होता है कि आपके स्किन में जो वेसल्स होते हैं उनकी जाके डायलेशन हो जाती है। डायलेशन का मतलब ये है कि उनका जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब उनकी डायलेशन हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो जाके स्वेटिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, और जब स्वेटिंग का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नीचे आ जाता है। और ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी, जब आपको टेम्परेचर होता है आप लोग पैनाडोल जब जाके खा लेते हैं 1-2 घंटे के बाद आपकी बॉडी से स्वेट निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नीचे आ जाता है। अभी अगर आपको से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ गया है और आप लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो वेसल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, और इस जो वेसल कंस्ट्रक्शन होती है आपके स्किन के अंदर इस फिनोमेना को वेजो डायलेशन कहा जाता है। दिस इज नॉट वेजो डायलेशन, दिस इज एक्चुअली वेजो कंस्ट्रक्शन इसको कहा जाता है। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग नोट कर लें। ये वेजल जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको दिस इज नॉट वेजो डायलेशन, दिस इज एक्चुअली वेजो कंस्ट्रक्शन, और ये आपके पास वेजो डायलेशन है।
तो आप जब आपके पास हीटिंग होती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो गया है, आप लोगों ने उसको इंक्रीज़ करना है, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो वेसल होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है आपके स्किन के अंदर, जिसकी वजह से शिवरिंग शुरू हो जाती है। और जब शिवरिंग हो जाती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, जो यूजली आपके मसल्स की वजह से होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जाके मेंटेन हो जाता है। शिवरिंग में आप लोग सुकड़ जाते हैं, आपकी बॉडी सुकड़ जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीट होता है वो मेंटेन रहता है, इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जाके इंक्रीज हो जाता है। देखिए आपके पास एक सिंपल डायग्राम है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, दिस इज़ ओके। अगर वो 37 से फॉर एग्जांपल ऊपर चला जाता है या वो 37 से नीचे चला जाता है, तो फिर ये जो आपके पास वेजोडाइलेशन और जो वेजो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है ये एक्टिवेट होता है, और इसकी जो एक्टिवेशन होती है वो एक्चुअली आपका जो हाइपोथैलेमस होता है उसकी वजह से होता है, जिससे आप लोग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। ये जो आपके पास होम्योस्टेसिस होता है, इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास दो किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। एक जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, या सिंपली आप लोग उसको नेगेटिव फीडबैक कह सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज को वो रिवर्स करता है, और जब वो उसको रिवर्स कर देता है इस तरह वो आपके बॉडी का जो सिस्टम होता है उसको वो स्टेबलाइज कर जाता है, और जब वो उसको स्टेबलाइज कर जाता है तो आपके पास जो नॉर्मल स्टेट होता है आपकी बॉडी का वो जाके मेंटेन हो जाता है। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये आपको इन एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है, रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल वाटर का कंटेंट होता है जिसको आपकी बॉडी मेंटेन रखती है। अभी ये जो वाटर कंटेंट होता है ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो नॉर्मल से जाके रेस हो जाता है, वाटर गेन हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लेवल होता है वो उससे वो ऊपर चला जाता है। अभी आपका जो ब्रेन होता है ये जाके इस वाटर गेन को डिटेक्ट कर लेता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल आपको 1 लीटर पानी चाहिए, अभी जाके 1.2 लीटर हो गया है, तो आपका जो ब्रेन होता है ये इस इंक्रीज वाटर गेन को जाके डिटेक्ट कर देता है। ब्रेन जब उसको डिटेक्ट करता है वो क्या करता है कि आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको वो डायरेक्ट करता है ताकि वो आपके पास ये जो एंजाइम होता है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है इस ADH हार्मोन की, ये क्या करता है कि ये आपकी किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है, और आपकी जो किडनी होती है अभी वो कम पानी को जाके एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा, और जब ज़्यादा पानी उससे निकल जाता है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल वाटर का लेवल होता है वो जाके अटेन हो जाता है। अभी अगर इसके रिवर्स हो रहा है कि आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है, देयर इज़ वाटर लॉस, इसका मतलब ये है कि जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है। अभी दोबारा आपका जो ब्रेन होता है वो इस वाटर लॉस को जाके डिटेक्ट करता है, लेकिन इस केस में वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाए, और ये जब आपके पास ADH ज़्यादा बनेगा इसका मतलब ये है कि जो आपके पास किडनी का रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादातर पानी दोबारा आपके बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होगा, कम पानी आपकी बॉडी से बाहर जाएगा, उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल जो वाटर का लेवल होता है वो जाके आपके पास मेंटेन हो जाता है। अभी इस स्टेटमेंट को आप लोग समझिए कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है कि वो रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज। अभी अगर वाटर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके पास चेंज आ रहा है, वाटर अगर डिक्रीज हो रहा है आपके पास वाटर चेंज आ रहा है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि वो इस चेंज की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। ये आपके पास केस हो या ये आपके पास केस हो, दोनों केसेस में जो नॉर्मल वाटर कंटेंट होता है वो जाके मेंटेन हो जाता है और सिस्टम जो आपके पास स्टेबलाइज हो जाता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की आपकी बॉडी के अंदर होती है वो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसकी मेंटेनेंस होती है।
अभी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी के अंदर होता है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, वो किस तरह होता है? से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। आपने से फॉर एग्जांपल कोई कार्बोहाइड्रेट रिच या ग्लूकोज रिच फूड ले ली है, इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। वो जो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर, वो चूंकि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसलिए आपके पास जो पेंक्रियास होता है वो क्या करता है कि पेंक्रियास के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है। ये जो आपके पास बीटा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये आपके पास एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको वो रिमूव कर देता है और उसको जाके जो आपके फैट सेल्स होते हैं उनमें स्टोर कर देता है। तो जब एक्सिस ग्लूकोज को आप लोग ब्लड से रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो जाके आपके पास अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास ग्लूकोज है। अब यहाँ पे ज़्यादा है, आपको इतना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा होता है इंसुलिन की वजह से वो फैट सेल के अंदर चला जाता है, आपके ब्लड के अंदर एक नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है। अभी दूसरी साइड पे अगर आपके ब्लड के अंदर लो ब्लड ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं खाया या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर ली है जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल नीचे आ गया है, उस केस में आपके पास जो पेंक्रियास होता है वो क्या करता है कि वो एक दूसरे हार्मोन को रिलीज करता है जिसको ग्लूकागोन कहते हैं। अच्छा, अभी इंसुलिन भी पेंक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकागोन भी पेंक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपके पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं और आपके पेंक्रियास के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन को जाके रिलीज करते हैं। अभी ग्लूकागोन क्या करता है कि आपके पास चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ग्लूकागोन जाके आपके लिवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको वो ब्लड के अंदर रिलीज करता है। उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो जाके मेंटेन हो जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है या अगर कम हो जाता है, होम्योस्टेसिस की वजह से वो जाके आपके पास मेंटेन हो जाता है। और ये जो स्पेसिफिक फीडबैक मैकेनिज्म है इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। दूसरा जो आपके पास मैकेनिज्म होता है उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। अच्छा, इन कंट्रास्ट टू दी नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसके अंदर जब आपके पास कोई चेंज आ जाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको जाके एम्पलीफाई कर देता है रादर देन रिवर्सिंग द चेंज। अभी नेगेटिव के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है या वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसको वो दोबारा नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करता है, जो आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि एक दफ़ा जब वो चेंज ले आता है फिर उसी चेंज को जाके वो एम्पलीफाई कर रहा होता है, वो उसको रिवर्स नहीं कर रहा होता। ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है या आपको कोई वाउंड लग जाता है। जब वाउंड हो जाता है उसकी वजह से जो आपके पास वाउंडेड टिश्यू होता है उससे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा, वो केमिकल्स क्या करते हैं कि वो आपके पास जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन करता है। अच्छा, ये केमिकल जब प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करते हैं तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो दोबारा से ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो इन केमिकल्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो जब वो इनको और इंक्रीज कर देते हैं उसकी वजह से और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ भी चूंकि आपके पास अभी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो ये अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता तो ये जो केमिकल्स हैं इनको दोबारा से नॉर्मल स्टेट में लेके आया जाता। लेकिन पॉजिटिव के अंदर एक दफ़ा ये जब रिलीज हो जाते हैं ये प्लेटलेट की एक्टिवेशन करते हैं, प्लेटलेट दोबारा केमिकल रिलीज करते हैं, उसकी वजह से ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये कंटिन्यू रहता है और इसके एंड में आपके पास जो वाउंड होता है वो जाके क्लॉट हो जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव फीडबैक एक बुरी चीज़ होती है।
पॉजिटिव अगर आप लोगों ने वाउंड को क्लॉट करना है, वाउंड को अगर आप लोगों ने उसकी ब्लड फ्लो को ब्लॉक करना है, आपको इसी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जाके यूटिलाइज करना है. सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है वो आपके पास जो बेबी बर्थ होता है वो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है कि आपके पास एक हार्मोन होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है. अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि ये जो आपके पास बेबी है, ये जब आपके इस बेबी का जो हेड होता है, ये जब इस सर्विक्स के अगेंस्ट पुश करता है, तो ये जो आपके पास पुश होती है ये आपके पास एक्चुअली एक स्टिमुलस होता है. ये स्टिमुलस क्या करता है कि ये जो पुश होता है ये जाके जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं वो जाके आपके ब्रेन तक चले जाते हैं. आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे आपके पास एक फोर्स जनरेट हो रहा है. तो जो आपके पास कंट्रोल सेंटर होता है, जो आपका ब्रेन होता है, वो क्या करता है कि वो उसकी जाके उसको सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली जाके वो प्रोसेस को जनरेट करता है. जब आपके ब्रेन को इस प्रेशर का पता चलता है, वो क्या करता है कि वो जाके एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है. और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक्चुअली आपके पास इफेक्टर है. ऑक्सीटोसिन ब्लड के अंदर चला जाता है और वहाँ से जाके वो यूटेरस पे चला जाता है. यूटेरस में क्या करता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो जो यूटेराइन वॉल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसकी जाके बर्थ हो जाती है. अब ये सिस्टम काम किस तरह करता है? ये जो आपके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कंट्रैक्शन. जो यूटेराइन के वॉल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है. तो ऑक्सीटोसिन जब यूटेराइन कंट्रैक्शन को जाके स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से आपके पास और जो ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होता है वो रिलीज़ हो जाता है. और जब ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंट्रैक्शन होगी वो भी आपके पास ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेराइन कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है. यूटेराइन कंट्रैक्शन दोबारा से ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है और ऑक्सीटोसिन जाके आपके पास और कंट्रैक्शन को यू कैन से एक्टिवेट कर रहा है. तो जो आपके पास वो स्टेबल सिस्टम है उसको आप लोग और भी ज़्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मोर कंट्रैक्शन. और ये आपके पास यूज़फुल इसलिए होता है क्योंकि बेबी बर्थ के लिए यही सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होता है. तो दिस मीन कि जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, दिस इज़ अ गुड थिंग. तो जब आपके पास ज़्यादा जो ऑक्सीटोसिन बन जाता है वो यूटेराइन कंट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आपके पास कंट्रैक्शन होती है. और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक जो बेबी होता है उसकी बर्थ नहीं हो जाती. अच्छा, ये जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कुछ केसेस में ये आपके पास हार्मफुल हो सकता है. और उसका रीज़न ये होता है कि ये जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये एक सेल्फ एम्पलीफाइंग नेचर का मैकेनिज्म होता है. और उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो इंटरनल स्टेट होता है वो कभी कभी आपके पास इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि जो आपके पास होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट होते हैं उससे वो बहुत दूर निकल जाता है. इसकी एक एग्जांपल आपके पास जो है वो हाई फीवर है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी के अंदर फीवर हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये जो टेम्परेचर का राइज होता है वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसकी वजह से जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो जो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल अगर वो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को आप लोग लिमिट कर सकते हैं. लेकिन अगर यही टेम्परेचर आपके पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकता है. अच्छा, डैमेजिंग वो किस केसेस में होता है कि अगर से फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. और जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा हीट और प्रोड्यूस होती है. तो अगर ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू रहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, उस मेटाबॉलिक इंक्रीज रेट की वजह से दोबारा आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो और भी जाके हाई हो जाएगा. और अगर ये टेम्परेचर आपके पास 45 डिग्री तक चला जाता है, फॉर एग्जांपल वो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, उन केसेस में वो आपके पास फैटल हो सकता है.
तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उन केसेस में यू रिक्वायर एन इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। यूजुअली उस केसेस में जाके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है ताकि बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको जाके मेंटेन कर सके। तो इन पर्टिकुलर केसेस में फिर जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो जाके हार्मफुल हो सकता है। अभी आपके पास ये जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसमें पॉसिबल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू टेस्ट में आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब होम्योस्टेसिस। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को चूज करना है जो बेस्ट डिस्क्राइब होम्योस्टेसिस को कर रहा होता है। ऑप्शन ए, दैट होम्योस्टेसिस कीप द बॉडी इन अ फिक्स्ड एंड अनअल्टर्ड स्टेट, कि जो होम्योस्टेसिस होता है वो आपकी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ को फिक्स रखता है और उसको चेंज नहीं होने देता। या ऑप्शन बी आपको दिया है कि जो होम्योस्टेसिस होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक प्रोसेस कंटिन्यूसली आपके पास चेंज कंट्रोल हो रहा है। ऑप्शन सी, जो होम्योस्टेसिस है दैट इज मेंटेनिंग अ नियर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। नियर कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर वो आपके पास नॉर्मल वैल्यू से ऊपर नीचे हो जाता है तो जो होम्योस्टेसिस होता है वो जाके उसको कंट्रोल कर देता है। ऑप्शन डी आपको दिया है कि होम्योस्टेसिस अल्टर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू एकोमोडेट द बॉडी नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो होम्योस्टेसिस है वो आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहा, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो आपके पास है ऑप्शन सी, दैट इज मेंटेनिंग अ नियर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। क्योंकि अगर आप लोग बॉडी का जो सिस्टम है उसको अगर आप लोग फिक्स और अनअल्टर्ड रखेंगे, उस केसेस में जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके पास जब हम लोग होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं, वी से दैट इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ नियर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। दिस इज नॉट द सेम एज कीपिंग द बॉडी इन अ फिक्स्ड एंड अनअल्टर्ड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आपके मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस में अगर आपके पास नॉर्मल वैल्यू से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उसकी तो होम्योस्टेसिस जाके उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपके पास नियर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता बट वो नियर कांस्टेंट होता है। जो दूसरा MCQ आ सकता है आपके टेस्ट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ सिस्टम इज अनलाइकली टू लीड टू अ स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप लोगों ने उसको चूज करना है जिसकी वजह से आपके पास एक स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम नहीं बनता। ऑप्शन ए, नेगेटिव फीडबैक। ऑप्शन बी, पॉजिटिव फीडबैक। ऑप्शन सी, रिडंडेंसी। एंड ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि अगर आप लोग नेगेटिव फीडबैक को देखते हैं, वो क्या करता है कि वो आपके पास एक स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम को यू कैन से लीड कर रहा होता है, उसको वो इंश्योर कर रहा होता है। जो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है नेगेटिव फीडबैक की, वो भी जाके इस सिस्टम को हेल्प करती है ताकि आपके पास एक स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम बने। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो क्या करता है कि जिस तरह अभी हम लोगों ने टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको हम लोगों ने एज एन एग्जांपल डिस्कस किया है, उसकी वजह से जो आपका स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम होता है वो जाके आपके पास कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक वो एक स्टेबल होम्योस्टेटिक सिस्टम को जाके इंश्योर नहीं करता इन सम केसेस। जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड नॉट हेल्प रिस्टोर हाई बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो इनमें से कौन सा वाला वो सिस्टम है जो उसको रिस्टोर नहीं करेगा। ऑप्शन ए, नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। ऑप्शन बी, स्वेटिंग। ऑप्शन सी, फ्लैटनिंग ऑफ द स्किन हेयर। एंड ऑप्शन डी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस उसको कहा जाता है। ये जो आपके पास नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है, ये आपके पास एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो जाके इंक्रीज होता है। तो चूंकि आप लोग बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पे लेके आना चाह रहे हैं और अगर ये उसको इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये है कि ये आपको हेल्प नहीं देगा ताकि वो आपकी बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है उसको वो नॉर्मल पे लेके आए।
स्वेटिंग को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी वजह से जो बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल पे आ जाता है। सिमिलरली ये जो 2 प्रोसेसेस और होते हैं ये भी हाई बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पे लाने के लिए आपको हेल्प दे सकते हैं। Another question can be that the components of homeostatic systems are option A receptor, option B control center, option C effector and option D all of the above। तो ये चूंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चूंकि ये तीनों आपके पास होम्योस्टेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑल ऑफ द अबव है, दैट इज ऑप्शन डी। Another question can be in a negative feedback loop what happens to a variable like temperature when increases past its normal state। आपके पास एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल उसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल स्टेट से इंक्रीज हो गया है, तो उसमें आपके पास फिर क्या होगा? इन 4 ऑप्शंस में फिर आपके पास क्या होगा? ऑप्शन ए इट कंटिन्यू टू इंक्रीज, बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर एक दफ़ा वो नॉर्मल से इंक्रीज होता है तो वो और भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इट डिक्रीजेस अंटिल इट रिज्यूम इट्स नॉर्मल स्टेट, ये आपके पास ऑप्शन बी है कि अगर वो नॉर्मल से इंक्रीज हो गया है तो वो तब तक डिक्रीज होगा जब तक वो नॉर्मल तक नहीं आ जाता। ऑप्शन सी इट डिक्रीजेस अंटिल इट इज लोअर देन इट्स नॉर्मल स्टेट, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, नेगेटिव फीडबैक उसको उस वक्त तक नीचे लाएगा जब तक वो अपने नॉर्मल स्टेट से भी नीचे नहीं चला जाता। एंड ऑप्शन डी इट डज नॉट चेंज, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है नेगेटिव फीडबैक वो चेंज नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, दैट इट डिक्रीजेस अंटिल इट रिज्यूम इट्स नॉर्मल स्टेट, क्योंकि नॉर्मल फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि जब आपके पास कोई वेरिएबल अपने लेवल से या इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, वो जब तक नॉर्मल स्टेट पे नहीं आता तब तक आपका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो काम कर रहा होता है। तो इस स्टेटमेंट में चूंकि ये आपको ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है अपने नॉर्मल स्टेट से, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक उस वक्त तक काम करेगा जब तक वो टेम्परेचर को अपने नॉर्मल स्टेट पे जाके रिज्यूम नहीं कर जाता। ऑप्शन सी करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है वो उसको नॉर्मल स्टेट से नीचे नहीं लेके जाएगा, वो उसको सिर्फ नॉर्मल स्टेट पे जाके मेंटेन करेगा। Another question can be that increased release of oxytocin hormone during childbirth is an example of equilibrium, option B negative feedback inhibition, option C positive feedback inhibition, and the option D none of these। तो चूंकि इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक इनहिबिशन है। Another question can be that which of the following is an example of a positive feedback। आपको 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों ने उसको चूज करना है जो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ऑप्शन ए बॉडी टेम्परेचर राइजेस and causes sweat gland to open up and reduce body temperature। Option B blood sugar rises which causes the body to release insulin which lowers blood sugar। Option C oxytocin causes uterine contractions which causes more release of oxytocin। And option D blood pressure rises which causes vasodilation to lower blood pressure। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हमें पता है कि जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है वो आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो और इंक्रीज नहीं होता, वो नीचे आ रहा होता है, तो ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक है। ब्लड शुगर जब इंक्रीज हो जाता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंसुलिन की वजह से वो नीचे आता है वो भी आपके पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल होती है। ब्लड प्रेशर जब राइज हो जाता है तो वेजोडाइलेशन की वजह से चूंकि वो दोबारा से अपने नॉर्मल पे आ रहा होता है, इसलिए जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होता है वो भी आपके पास एक एग्जांपल होती है नेगेटिव फीडबैक की। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन जो यूट्राइन कंट्रैक्शन को खास करता है वो आपके पास एग्जांपल है एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो ये आपके पास जो आपका पहला टॉपिक है होम्योस्टेसिस का, ये उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद के जो टॉपिक हैं इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।